हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी 2019 में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो में अंत तक बने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद होता है, इनमें से कौन है जो अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन है। ठीक है। और पारा को क्या कहा जाता है? पारा को सिनेबार भी कहा जाता है। ठीक है। पारे को क्या कहा जाता है? सिनेबार कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जिसे HGS से दर्शाया जाता है, HGS से दर्शाया जाता है। ठीक है, कुछ फैक्ट देख लीजिएगा इन सभी का। ठीक है। समुद्री जल में ब्रोमीन सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम के ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के कच्छ के रण में पाए जाने वाला ब्राइन ब्रोमीन का एक बहुमूल्य स्रोत है। ठीक है। ब्रोमीन साधारण ताप पर गहरे लाल बदामी रंग के द्रव्य के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। आयोडीन ठोस अधातु होता है। आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। फ्लोरीन अधातु आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। क्लोरीन हरे पीले रंग की तीखी गंध वाले अधातु होते हैं। ये सभी को आप याद जरूर रखें। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में खालिस्तान का एक महत्वपूर्ण चरण है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पर्मटोफाइट्स। ठीक है। प्राग कोश से निकलकर अंडक के वाटिकार्ग पर परागण के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है। परागण किसे कहते हैं? तो प्राग कोश से निकलकर अंडक के वाटिकार्ग पर परागण के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण में स्वपरागण एवं परपरागण होते हैं। ठीक है। परागण के अनेक माध्यम होते हैं, जैसे कीट, वायु, जल, पक्षी आदि के द्वारा परागण होता है। ठीक है। ब्रायोफाइटा सबसे सरल स्थलीय पौधा का समूह है। ठीक है, याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न 2019 में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 में। ठीक है। भारत में उदारीकरण की शुरुआत 24 जुलाई 1991 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है। भारत में उदारीकरण के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, जिनका वर्तमान में निधन हुआ है। याद रखिएगा। भारत में उदारीकरण के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता अर्जित किया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिष्ठा ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार 1958 ईस्वी से दिया जा रहा है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ है? 1958 से हुआ है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? तो ग्रैमी पुरस्कार है, याद रखिएगा। ऑस्कर अवार्ड 1929 में से प्रारंभ किया गया है। ऑस्कर अवार्ड कब से प्रारंभ हुआ है? तो सन 1929 से। और मान बुकर अवार्ड कब से प्रारंभ हुआ है? तो सन 1969 से, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा? तो मान बुकर अवार्ड है, जिसका प्रारंभ 1969 को हुआ था। और पुलित्जर अवार्ड 1970 से पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है। इस अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1970 से हुआ है, जो पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। और मन बुकर पुरस्कार किसके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? 1969 को प्रारंभ हुआ है। और ऑस्कर अवार्ड का प्रारंभ कब हुआ है? तो सन 1929 को। बहुत ही सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, काले चावल को मई 2020 में GI टैग प्रदान किया गया है। इस चावल का संबंध किस राज्य से है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर है। ठीक है। और नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा है। क्या है? कोहिमा है।
याद रखें असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी दिसपुर है। क्या है? दिसपुर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन खलिस्तान के उदाहरण है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन किसके उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलोजन ग्रुप के हेलोजन के उदाहरण है। ठीक है। देखिए इनका फैक्ट, हेलोजन समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और एस्टीन आते हैं। ठीक है। हेलोजन समूह में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और एस्टीन आते हैं। और हेलोजन किस वर्ग में आते हैं? तो 17 वर्ग में आते हैं। याद रखिएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? फ्लोरीन और क्लोरीन तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और ब्रोमीन एक द्रव्य अधातु है। ठीक है। द्रव्य एक अधातु है ब्रोमीन, जो जिसके बारे में प्रश्न प्रथम में हम लोग पढ़े हैं वीडियो के फर्स्ट में। ठीक है। आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। सभी हेलोजन रंगीन होते हैं। ठीक है। जितने हेलोजन ग्रुप के जितने सदस्य हैं सभी रंगीन अवस्था में पाए जाते हैं। इस कारण यहाँ के ये दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ठीक है। आयोडीन में उपधातु होते हैं जैसे लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है। आयोडीन में उपधातु जैसे लक्षण पाए जाते हैं। एसिस्टीन और एक रेडियो सक्रिय तत्व है। ठीक है। जो अत्यंत ही अस्थायी होता है। याद रखिएगा। ठीक है। जिसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कमेंट करें जरूर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा। ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। ठीक है। यदि दो लेंसों को परस्पर सटाकर रखे दे तो उसकी क्षमताएं जुड़ जाती है तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है। संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होती है? तो P बराबर P1 प्लस P2 होती है संयुक्त लेंस। ठीक है। लेंस की क्षमता किसमें मापा जाता है? तो डायोप्टर से मापा जाता है। इसका सूत्र है, ये देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सभी प्रश्न सभी एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो में चैनल में नए हो तो। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी? बताइए। क्या 100, 200, 300, 400 हर्ज में किसमें सबसे अधिक होगी तरंग दैर्घ्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 हर्ज की आवृत्ति वाली तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी। ध्वनि तरंग की चाल बराबर क्या होती है? ध्वनि तरंग की चाल बराबर होती है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। ठीक है। आवृत्ति को एन से दर्शाया जाता है और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दर्शाया जाता है। ठीक है। जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के अनुदैर्ध्य होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है। अगर ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण है, ध्वनि कैसी तरंग के उदाहरण है? तो अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्घ्य के परिसर 10⁻⁻⁴ मीटर सेकेंड से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक की होती है। ठीक है। याद रखिएगा, रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य 1 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक के होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? तो देख लीजिएगा, ये है उनका सूत्र। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.108। ठीक है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो जे थॉमसन ने की है। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? तो देख लीजिएगा। ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? पॉजिट्रॉन का आवेश क्या होता है? ये सभी एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? तो एंडरसन ने की है।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पाने के लिए धन्यवाद मेरे भाई और बहनों। आपका दिन शुभ मंगल हो, आने वाले एग्जाम में आपका चयन जरूर हो।